जय हिंद दोस्तों। तो खुशियां ही खुशियां, खुशियों की बौछार, एक के बाद एक वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा फिर से एक बार और एक अच्छी सूचना दी जा रही है। और यह सूचना लगभग सारे कैंडिडेट को क्या कर रहा है, एक सुनहरा मौका दे रहा है। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 12 लेवल यानी कि इंटर लेवल की यह परीक्षा होने वाली है और जिसमें करीब करीब 11,098 पोस्ट, जी हां दोस्तों, 11,098 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। और बिना देर किए हुए आप जल्द से जल्द क्या करें, मन बना लें और फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तैयार रहें। जी हां दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा 11,098 वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है, की जा चुकी है, नोटिफिकेशन निकल चुका है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में वैकेंसियों की बहार है, नौकरियों की बहार आ चुकी है, एक के बाद एक। जैसे कि अभी क्या है, कुछ ही दिन पहले क्या हुआ, टीचर का भर्ती का प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है, मतलब एग्जाम हो गया है। उसके बाद फिर से एक बार 75,000 शिक्षकों की बहाली की घोषणा का प्रोसेस शुरू हो गया है। साथ ही साथ दरोगा की भी वैकेंसी की घोषणा की जा चुकी है। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए जानते हैं कि आखिर यह एग्जाम कैसा होने वाला है और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ यह भी देखेंगे परीक्षा का क्या सिलेबस है। तो चलिए, नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा अपकमिंग एग्जाम में। ज्ञानतु के पोर्टल के अपकमिंग एग्जाम में जाइए, बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी, और यहां पे एडवर्टीजमेंट नंबर हमें मिल जाएगा और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा है वह परीक्षा कब से शुरू होने वाली है। आवेदन जो प्रारंभ होने वाला है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 27/9/2003। आज तारीख हो गया 20 और 7 दिन के बाद यह प्रोसेस शुरू कर सकते हैं आप। 27 तारीख, जी हां, परीक्षा की तिथि कब है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27/9/2023 और अंतिम तिथि है 11/11/2023। बहुत ही शुभ मुहूर्त है, 11/11/2023 को लास्ट डेट है। तो चूंकि जानते हैं आप लोग, लास्ट समय में क्या होता है, सर्वर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं परीक्षा का फॉर्म भरने का लास्ट मोमेंट पे। ऐसा गलती नहीं करना है और कोशिश करना है कि जैसे ही ओपन हो आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन अपने साथ रखिए और परीक्षा का जो प्रारंभ होने का डेट है 27 तारीख से 27 सितंबर से इसी मंथ आप भरना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 11 तारीख का वेट नहीं करना है, 27 तारीख से शुरू हो रहा है। कोशिश करिए 27, 28, 29, 30 तक आप क्या कर लें, भर लें इसको। चलिए आगे देखते हैं। इंटर स्तरीय दूसरी सूचना क्या है कि इंटर स्तरीय एक ऐसा एग्जाम होने वाला है, इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां और आरक्षण की व्यवस्था है, जिसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। सबसे बढ़िया बात है, इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा होगी, संयुक्त परीक्षा होगी। और कैसा लेवल है, 10+2, यानी अगर आप 10+2 क्वालिफाइड हैं यानी इंटर पास हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है बिहार सरकार की वैकेंसी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पे पद का नाम है निम्न, यह पूरा एक बहुत बड़ा डिटेल और बृहद पदों की सूचना है। इसमें आज हम लोग, आप क्या करिए, आप पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखें और साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो है चैनल आपको परीक्षा से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देगा। साथ ही साथ आपकी तैयारी के लिए एक बहुत ही बढ़िया चैनल है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज जो है वह क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट का क्लास लेते हैं और लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं निम्न वर्गीय लिपि है। निम्न वर्गीय लिपि, लिपिक पोस्ट, क्लर्क पोस्ट के लिए, क्लर्क पोस्ट लेवल 2 के लिए। चलिए, कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन, सबकी क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। देख रहे हैं, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, सबका क्वालिफिकेशन करीब करीब इंटरमीडिएट है। साथ ही साथ अगर तकनीकी कोई
पद है, कोई ऐसा पद है जिसमें आपको टेक्निकल चाहिए, तो टाइपिस्ट की भी क्या है, आपको कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का भी सर्टिफिकेट होना आवश्यक होगा। तो चलिए इस तरह से क्या है कि सारा क्या किया गया है, पदों की सूची है, पद का नाम है, विभाग का नाम है, कौन कौन से विभाग का है, क्या वेतनमान होगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तकनीकी योग्यता क्या है, और आरक्षित अनारक्षित और टोटल पदों की सूची दी गई है। तो टोटल कितने पद हैं, 11,098 पद हैं। टोटल कितने पद हैं और आपको कितना पद चाहिए, आपको बस एक पद चाहिए, एक ही पोजीशन आपको चाहिए। तो क्या आप कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्या आप प्रयास नहीं कर सकते हैं, क्या आप अपने इरादों को इतना बुलंद नहीं कर सकते हैं कि आप 11,098 पद में से एक पद, एक पोजीशन आप लेकर के आइए। तो यह एक बेहतरीन मौका है आपके लिए और बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। जो टीचर भर्ती या सिपाही भर्ती या बीपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मात्र इंटर लेवल पर यह एक सुनहरा मौका बिहार सरकार के द्वारा लेकर के आया गया है। देखिए पंचायत सचिव का भी वैकेंसी है और क्या क्या है, इसी तरह से सचिवालय में वैकेंसी है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में है, सहकारिता विभाग में है। तो आपके चॉइस के हिसाब से सारे फील्ड में, सारे विभागों में, करीब करीब सारे विभागों में क्या है, वैकेंसी है। आगे फिर बात होती है दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, समझिएगा दिव्यांग कैंडिडेट के लिए फिर है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपको न्यूनतम कितना शैक्षणिक योग्यता होने चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यह डिग्री तो आपके पास इंटर वाली डिग्री तो होगी ही होगी। तो आप बिल्कुल देर नहीं करिएगा और फॉर्म को भर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके इस सेक्शन में हमारे YouTube के चैनल पे आप बताइएगा। आरक्षण की भी व्यवस्था है और आरक्षण क्या है, राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलेगा, राज्य के मूल निवासी को ही देय है। समझिएगा इस पॉइंट को कि 2003 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही देय है। चलिए, अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटा का दावा ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे और उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकरण से निर्गत वांछित प्राप्तमान पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप आरक्षण कोटा का उपयोग करना चाह रहे हैं तो आपके पास आरक्षण कोटा समक्ष प्राधिकरण से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होने आवश्यक हैं। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी आप जिस कैटेगरी का आरक्षण लेना चाहते हैं बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल आश्वस्त होकर के आप उसको चयन करेंगे। अगर गलती से कोई चयन करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्वालीफाई होने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समझिएगा बात को कि यह क्या है कि जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति के कैंडिडेट हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको अपना जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल ध्यान देना है, पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के लिए भी करीब करीब वही प्रमाण पत्र का जो है, जो पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, सेम क्वालिफिकेशन, ये क्या बात कर रहे हैं कि उस समय मूल रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। तो यह सारी बातें आरक्षण के लिए है और स्त्रियों के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है। ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में क्या है, संकलित किया हुआ है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो चलिए आरक्षण पे उतना बात नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आपका सिलेबस
क्या होने वाला है। चलिए उसके पहले आ गया उम्र सीमा। तो उम्र सीमा जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो सोचिए कि मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होना आवश्यक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम को अपीयर होने के लिए कितना चाहिए, 18 वर्ष। मिनिमम कितना ईयर होना चाहिए आपका, न्यूनतम आयु सीमा 18 साल। न्यूनतम मतलब आप 18 साल का उम्र पर कंप्लीट कर चुके हैं या 18 साल आपका आयु हो चुका है। न्यूनतम आयु सीमा कितना, 18 साल मांग रहा है। उसके बाद फिर क्या, अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए। अनारक्षित मतलब समझ रहे होंगे, अनारक्षित 37 साल। 37 साल यानी 18 से 37 जनरल के लिए क्या हो गया, 18 से 37 साल। इसके बीच का कैंडिडेट, इसके बीच का कोई भी कैंडिडेट जो अनारक्षित है वह क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और कितना साल, 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 37 साल। फिर अनारक्षित वर्ग महिला 40 साल। मेल का ये सेक्शन हो गया, मेल का ये कैटेगरी हो गया। फीमेल का क्या हो जाएगा, फीमेल को 3 साल का छूट हो गया। तो 18 से कितना होना चाहिए फीमेल को, 18 से 40। ठीक है, 18 से 40 तक की उम्र के महिलाएं जो अनारक्षित है या जो जनरल कैटेगरी से हैं वह फिल कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 18 से 40, फिर 40 वर्ष मैक्सिमम। 18 से 40 किसके लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए। फिर महिला के लिए कितना हो जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। मेल फीमेल दोनों के लिए कितना, 18 से 40 किसके लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 42। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना, 18 से 42। 18 से 42 अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला, इन रेस्पेक्टिव ऑफ क्या, जेंडर। कोई भी जेंडर से मतलब नहीं है। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति में है, पुरुष या महिला है, तो 18 से 42 साल के हैं तो इलिजिबल है। और शैक्षणिक योग्यता कितना, 12। किसी भी इंटर पास जो डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे फिर छूट की बात हो रही है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में संकल्प ज्ञान के लिए, इसमें भी सरकारी, बिहार के सरकारी सेवा को छूट का दावा करने की स्थिति में समक्ष प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना होगा। चलिए ये सारी बातें हो रही है। अब चलिए बात हो रही है क्या चीज की, कि पैसा कितना लग जाएगा, कितना पैसा जमा करना होगा। तो चलिए पैसा ज्यादा नहीं मांग रहा है, थोड़ा बहुत तो मांगेगा ही। तो चलिए सामान्य वर्ग के लिए कितना है, 540 रुपया। चंदा कटा लीजिए 540 का। कौन से लोग, सामान्य वर्ग के लोग 540 रुपया। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 540। पुरुष ध्यान दीजिएगा, पुरुष के लिए 540 का कूपन कटेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, उसको 135 रुपया। उसके बाद सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान, यानी जितना अनुसूचित जाति जनजाति का लग रहा है, दिव्यांगों के लिए भी कितना, 135 रुपीज। उसके बाद सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, महिलाएं जो बिहार के अस्थायी निवासी, जिनके पास बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, उसके लिए 135 रुपीज। पुरुषों को लग रहा है 540, महिलाओं को लग रहा है 135। ठीक है, समझिए बात को कि मेल को कितना लगा, फीमेल को कितना लग रहा है। फीमेल को 135, मेल को 540। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों महिलाओं के लिए 540। बिहार सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसका नहीं है उसको 540 रुपया देना पड़ेगा। चलिए क्लियर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कब से होगा, पेमेंट गेटवे 27 तारीख से 9 तारीख तक जमा किया जाएगा। 27 से 9 तक आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। परीक्षा का प्रकृति कैसा होगा, यह जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर फॉर्म तो भर दिए, एलिजिबल हो गए कैंडिडेट जो है, लेकिन पढ़ेंगे क्या, तैयारी करेंगे क्या, तो वह डिटेल में दिया हुआ है कि प्रकृति कैसा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जो पहला एग्जाम होगा वह वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी।
प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। समझिए, बात को समझिए कि 2 एग्जाम है। पहला एग्जाम क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें कितना क्वालिफाई करेंगे, अगर टोटल 11,098 वैकेंसी है तो इसका 5 गुना कैंडिडेट प्रारंभिक एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और इसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको मुख्य परीक्षा भी देना है। और मुख्य परीक्षा का इंफॉर्मेशन क्या होगा, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद। यानी प्रारंभिक में क्वालिफाई करते हैं, फिर आपको क्या होगा, मुख्य परीक्षा देना होगा। कितना एग्जाम हो रहा है, 2 एग्जाम होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा का एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे, सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान होगा, और मानसिक क्षमता की जांच होगी। मानसिक क्षमता में क्या होता है, कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारा चीज आपको दिया हुआ रहेगा। कंप्रीहेंशन रहेगा, लॉजिक रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 150। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाएगा। तो बाबू ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, 150 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन होगा। प्रश्न कितना आएंगे, 150। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितना क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन। और अवधि कितना, 2 घंटा 15 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है। 2 घंटा 15 मिनट। टोटल कितना, 2 घंटा 15 मिनट। 4 मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, निगेटिव का 1 कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग है, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। यानी 4 अंक होंगे सही उत्तर के लिए, और गलत अगर मारते हैं तो 1 अंक लेके चला जाएगा वह। और प्रश्न पत्र कैसा होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। हिंदी और इंग्लिश में वैलिड होगा आपका क्वेश्चन। लेकिन अगर प्रश्न पत्र में कोई त्रुटि है तो इंग्लिश वाला वैलिड होगा। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वह वैलिड होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि दोनों चीज ध्यान देना है कि अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य है। यहां देखिएगा कि अंग्रेजी का प्रश्न मान्य होगा, भाषा का माध्यम दोनों है। क्वेश्चन पेपर क्या होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। लेकिन अगर कुछ गलती है या प्रिंटिंग गलती है या ऑप्शन में गलत है या कोई भी दिक्कत है तो आपको अगर कंफ्यूजन लगे तो एक बार इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, देखना नहीं भूलिएगा। क्योंकि अगर नहीं देखते हैं तो अंग्रेजी का प्रश्न ही क्या बोल रहा है, यहां वैलिड होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अंग्रेजी का ही देखना होगा। हिंदी में तैयारी कर रहे हैं कोई बात नहीं है, हिंदी का ही तैयारी करते चलिए। क्वेश्चन भी हिंदी में आ रहा है और इससे घबराना नहीं है। बाय चांस अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगता है तो एक बार इंग्लिश का आप देख लेंगे एग्जाम के समय, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। घबराना कहां है, वहां पे, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है। और कितना, 150 क्वेश्चन, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है, और 4 अंक मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए। सही जवाब के लिए गलत होता है तो 1 मार्क्स कट जाएगा। इस पे पूरा फोकस करना है। तो आप जो भी प्रैक्टिस सेट मारिए, जो भी तैयारी करिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से करिए कि 150 क्वेश्चन लेना है, 2 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट करना है, और ज्यादा से ज्यादा चांस हो कि करेक्ट ऑप्शन को ही आप सेलेक्ट करिए। तुक्का मारने की कोशिश नहीं करिए, नहीं तो 1 नंबर आपका लेके वो चला जाएगा, ठीक है। चलिए, सिलेबस अभी जैसे हम लोग बात किया, क्या क्या बात की, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मैथ भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, जीके जीएस और मानसिक क्षमता। अब देखिए सामान्य अध्ययन जो है, आप बहुत क्या है कि इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है। सामान्य अध्ययन हो गया, समसामयिक विषय हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, ये सब जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक, वो आपको कवर करना है। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की को भी पढ़ना है। वर्तमान घटनाओं तथा दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी शामिल किए जाएंगे। अब देखिए इसमें भी स्पेसिफिक है, बिहार का एग्जाम है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार का एग्जाम ले रहा है। तो बिहार
का एग्जाम है तो बिहार के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। स्पेसिफाई किया है कि बिहार भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध के में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको यह टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, समझिए। उसके बाद है करंट अफेयर्स, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब भारत की आजादी में बिहार का क्या योगदान था उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। पड़ोसी देशों का इतिहास है, उसके बाद भारत का इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल है, आर्थिक परिदृश्य है, स्वतंत्रता आंदोलन। मुख्य रूप से हिस्ट्री में देखिए यहां 2 बार फोकस किया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में 2 बार फोकस किया गया है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। पहला है स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे, और दूसरा है बिहार से संबंधित स्वतंत्रता आंदोलन यानी बिहार का योगदान, तो यह भी पढ़ना होगा। सामान्य विज्ञान एवं गणित, चलिए आगे देखते हैं। सामान्य विज्ञान एवं गणित मैट्रिक स्तर का एग्जाम दे रहे हैं इंटर लेवल पे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैट्रिक स्तर का। मैथमेटिक्स होगा जिसमें साइंस जो होगा वह आपका क्या होगा, मैट्रिक स्तर का सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान मैट्रिक स्तर का, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा और भूगोल पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में 3-4 टॉपिक हो गए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। उसके बाद है कि गणित, गणित में क्या क्या है, संख्या पद्धति है, पूर्ण संख्या है, दशमलव है, भिन्न है, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ एवं हानि। तो मोटा मोटी जो मैथ का टॉपिक होता है, जो आप क्वांट्स पढ़ते होंगे उसका करीब करीब ये सारा टॉपिक जो है कवर कर लेना। लाभ हानि, औसत, ब्याज, प्रतिशत, समानुपात, ये सब रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस सेट अच्छे से मारना है इसका। मानसिक क्षमता जांच, और फिर क्या हो गया, रीजनिंग की बात हो गई, जिसमें क्या हो रहा है, शाब्दिक और गैर शाब्दिक, मतलब दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, शाब्दिक और गैर शाब्दिक, ठीक है। सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, यानी कंप्लीट कर दिया आपका, यानी पूरा का पूरा मानसिक क्षमता में आपको रीजनिंग पूरा ले लिया है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स, चलिए अब ये बात हो गई मोटा मोटी की सिलेबस का बात कर लिए। अब क्वालिफाइंग मार्क आ गया। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब आपको इतना प्रतिशत मार्क्स लाना ही लाना है, तभी रिजल्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा रिजल्ट। तो समझिएगा, फिर से वही है कैटेगरी आरक्षण वाला, सामान्य वर्ग कितना 40% लाना ही लाना है। सामान्य वर्ग को क्या लाना है, 40% मार्क्स, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34.34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग, महिलाओं को कितना 32%, दिव्यांग को 32%, यानी क्वालिफाई करने के लिए नॉर्मल 40 और महिलाओं सभी वर्ग के महिलाओं के लिए क्या है 32 मार्क्स लाना होगा। 32% मार्क्स सभी वर्ग के महिलाओं के लिए। फीमेल के लिए हो गया कितना 32, फीमेल के लिए कितना हो गया 32% क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया फीमेल के लिए 32%। सामान्य वर्ग के लिए क्या हो गया 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32, दिव्यांग के लिए 32। तो सोचिए इतना प्रतिशत मार्क्स आपको लाना ही लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आवेदन भरने की तिथि, आरंभ होने की तिथि 27/9/2023। कोशिश करिएगा 27, 28, 29 जाते जाते आप फिल कर दीजिए, लास्ट चांस मत लीजिएगा। और 27 तारीख से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11/11 तक है। साथ ही साथ पेमेंट का देख लीजिएगा कि पेमेंट जमा करने का जो ऑप्शन है वह कब तक है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन कहां भराएगा, यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर भी कि ऑनलाइन आवेदन कहां भरा रहा है, इस वेबसाइट पे जाकर के ध्यान दीजिएगा, ये राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसी पे जाना है। कहीं और जाकर के पेमेंट लिंक पे नहीं दबा देना है, नहीं तो पैसा कट जाएगा, फॉर्म नहीं भराएगा। चलिए क्या है https://bssc.bihar.gov.in, किस पे जाना है BSSC, 2 एस है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या है बिहार और .gov.in पे जाना है, इसी पे जाना है और इसी पे ऑनलाइन आवेदन करना है,
ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार और परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन ही भरिएगा, चांसेस नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों अपनी कोटि के अनुसार आश्वस्त होने के उपरांत ही भरे फॉर्म। जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसी कैटेगरी का ही क्या करें, लाभ उठाएं या उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींच करके अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी वेबकैम से लाइव फोटो आपका लिया जाएगा जिसमें आप फॉर्म भरेंगे। तो थोड़ा तैयार व्यार होकर के जाइएगा फॉर्म भरने के लिए। चलिए, काउंसलिंग हेतु सत्यापन, ये सारी बातें हो गई। अब जो है यह जो है डिटेल डिस्कशन है, इसमें पैरवी नहीं होगा, पूर्ण सूचना ये वो सारा चीज है। मतलब कि आपको बोला गया है लीगल तरीके से फॉर्म भरिए, इलीगल तरह का कोई भी चीज आप एक्टिविटी परफॉर्म करिएगा डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। साथ ही साथ पुलिस केस ये वो सब चीज भी हो जाएगा जिसमें कि आप काफी परेशानियों में पड़ सकते हैं। तो वो सब कुछ भी नहीं करना है। चलिए, इंटरनेट और बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, पैसा कट जाएगा, फॉर्म नहीं भराएगा, ये सब आश्वस्त हो जाइएगा कि आपका फॉर्म भर गया है, पेमेंट गेटवे सक्सेस हो गया, ये सारा चीज आपको देख लेना है। ठीक है, नंबर को सुरक्षित रखेंगे। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सुरक्षित रखना है। क्यों सुरक्षित रखना है? जो वही आपका रोल नंबर होगा जो आपको आगे काम आएगा, एग्जाम के बाद तक काम आएगा। जब रिजल्ट आपको देखना होगा उस समय यही रोल नंबर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, पारित किया गया हो, कौन नहीं बैठ सकता, और ये सारी चीजें हैं। मैं घोषणा करता हूं, ये भली भांति पढ़ लिया है, ये नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। और अंतिम तिथि 11:59 पे आपका खत्म हो जाएगा। 11:59 पर सर्वर का खत्म हो जाएगा। तो कल 11 तारीख के रात को 11:59 पे लास्ट है इसका टाइम। तो सुनिश्चित करिए कि इसके पहले ही आप क्या करिए, भर लीजिए इस फॉर्म को। और चलिए, तो आज जो यह वैकेंसी निकला है यह बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण वैकेंसी है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठाइएगा। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन को पढ़ना नहीं भूलिएगा। बिना पढ़े इसको क्या करिए, अपना फॉर्म नहीं फिल करिएगा। चलिए, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।